आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के साइंस का 20 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जी हां दोस्तों, 20 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगा वो किसी न किसी साल पूछ दिया क्वेश्चन है और वे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सभी सब्जेक्ट का आप तक पहुंचे, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब करने के बाद साइड जो बेल आइकन आएगा उसे भी दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। देखिए दोस्तों, आज जो मैं 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं उसमें आप लोग ये काउंट कीजिएगा कि 20 में से आप लोगों को कितना क्वेश्चन याद था, वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे पूछ रहा है कि एफ और वक्रता त्रिज्या आर के बीच क्या संबंध है, सो पूछ रहा है। तो आप लोगों को याद होगा फोकस दूरी बराबर फॉर्मूला, क्या याद होगा? फोकस दूरी बराबर एफ बराबर r/2 याद होगा। तो यही ना संबंध है कि फोकस दूरी की आधी वक्रता त्रिज्या होती है। तो इसमें अगर हम बैक्रॉस करेंगे, कोना कोनी कर देते हैं, क्योंकि एफ बराबर r/2 किसी में नहीं है। देख सकते हैं आप, नहीं ए में है, नहीं बी में है, नहीं सी में है, नहीं डी में है, किसी भी ऑप्शन में नहीं है एफ बराबर r/2। तो इसको हम अगर बैक्रॉस कर देते हैं कोना कोनी, तो क्या हो जाएगा? r बराबर हो जाएगा 2f। क्या हो जाएगा? r का गुना होगा 1 से तो r हो गया, और f का गुना होगा 2 से तो 2f हो गया। तो इस प्रकार से क्या हो गया? r बराबर 2f। तो r बराबर 2f देख सकते हैं आप लोग, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दूसरा। इसमें मैं आप लोगों को 3 से 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव याद कराऊंगा। तो देखिए दोस्तों, पूछा जा रहा है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। तो देखिए, मान लीजिए कि ये समतल दर्पण है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आप लोगों को। ये समतल दर्पण है, ये प्रकाश के परावर्तन के नियम में आप लोग पढ़े होंगे। सूर्य की एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर पड़ती है, तो ये जो आती है तो इसको आपतित किरण कहते हैं। आप लोग पता है, सूर्य की प्रकाश की किरणें जो हमारे दर्पण पे पड़ती है उसे आपतित किरण कहते हैं। और आपतन दर्पण पे पड़ने के बाद क्या हो जाता है? वो परावर्तित हो जाती है, तो उसको हम परावर्तन किरण कहते हैं। तो परावर्तित किरण कहते हैं। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण ये हो गया। ये आने के टर्म में ऐसे हुआ, आने के टर्म में, और ये जाने के टर्म में हो गया। और इसके बीच का जो कोण बनता है, ये अभिलंब जो बनता है, ये जो है अभिलंब कहलाता है। बीच की जो लाइन होता है उसे अभिलंब कहते हैं। और इस बीच देखिए, आपतन कोण और अभिलंब, ये अभिलंब है, तो अभिलंब के बीच के कोण जो बनता है उसको आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। उसी प्रकार से ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसके क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, आपतन कोण और परावर्तन कोण आप लोग समझ गए होंगे। उसी प्रकार से निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहेंगे? तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच को क्या कहेंगे? तो निर्गत कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? निर्गत कोण। तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। आशा करता हूं कि ये जो मैंने बताया हूं आप लोगों को वो समझ में आ गया होगा। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगा। तो सबसे पहले लेंस के क्षमता का आप लोगों को फॉर्मूला याद रहना चाहिए। तो लेंस की क्षमता P बराबर क्या होता है? 1/, फोकस दूरी होता है। क्या होता है? 1/, फोकस दूरी होता है। तो लेंस की क्षमता बराबर 1/, फोकस दूरी होता है। तो आप लोगों को यहाँ पे फोकस दूरी कितना दिया गया है? तो 1 दिया गया है। तो अगर हम यहाँ पे f के जगह पर हम 1 रख देते हैं तो हो गया 1/1। और लेंस की क्षमता के ऐसा मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। तो 1 डायोप्टर। चूंकि यहाँ पे उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी और उसका त्रिज्या जो होता है वो पॉजिटिव होता है। क्या होता है? फोकस दूरी और उसकी त्रिज्या जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो इसीलिए ये तो आंसर होगा नहीं 1 डायोप्टर। आप लोग देख सकते हैं कि 1/1 अर्थात 1 और 1 डायोप्टर जो कि पॉजिटिव होना चाहिए। तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन और बहुत ही चौथा नंबर क्वेश्चन जो है आप लोगों को याद होगा कि सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। देखिए, हमारे जो आंख है उसको स्पष्ट देखने के लिए कम से कम कितनी दूरी पर कोई वस्तु का रहना जरूरी है? तो आप लोगों को याद होगा कि 25 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर रहता है तो उससे हम साफ साफ देख लेते हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। पांचवा नंबर क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों को पहले आप पढ़े होंगे दृष्टि दोष में
कि अवतल लेंस का जो प्रयोग किया जाता है वो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किया जाता है। किसके लिए? निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए। और उत्तल लेंस पूछे तो दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए। तो इसीलिए ऑप्शन बी जो आप देख रहे हैं निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष में होता क्या है कि दूर की वस्तु के हम लोग साफ साफ नहीं देखते हैं, तो उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। निकट दृष्टि के दोष के उबारण के लिए हमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी सही आंसर है। उसके बाद छठा नंबर क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट में लिखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 5 नंबर क्वेश्चन के रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है। और मैं 5वें नंबर क्वेश्चन के माध्यम से बता दिया हूँ। तो आप लोग छठा का आंसर जरूर दीजिएगा, क्या होगा? उत्तल लेंस होगा कि अवतल लेंस होगा, या बेलनाकार लेंस होगा, या उत्तल अवतल दोनों होगा। तो आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखें। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, 1 वोल्ट कहलाता है। देखिए दोस्तों, 1 वोल्ट जो होता है, जो वोल्ट बराबर आप लोगों को पता होगा, वोल्ट बराबर होता है जूल बट्टा कूलाम। क्या होता है? जूल बट्टा कूलाम होता है। तो 1 वोल्ट तो 1 वोल्ट तो 1 वोल्ट तो 1 जूल बट्टा कूलाम हो जाएगा। तो 1 जूल बट्टा कूलाम कहाँ है? तो ऑप्शन बी में है। तो आप लोगों को ये ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये विद्युत धारा चैप्टर से लिया गया है कि आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। देखिए दोस्तों, आमीटर जो होता है उसे विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। आप लोग इसे जरूर याद रखें, ये MVVA क्वेश्चन है। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है और 9 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो आप लोगों को पता होगा कि विद्युत शक्ति को निरूपित करने वाला जो पद होता है वो I² होता है, VI होता है, V² होता है। लेकिन ये जो होता है यहाँ पे IR² ये नहीं होता है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। उसके बाद यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 1 कूलाम तुल्य है। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि 1 कूलाम जो तुल्य होता है वो 1 एम्पियर गुने 1 सेकेंड होता है। तो आप लोग कहाँ पे है? तो ऑप्शन बी जो देख रहे हैं आप, 1 एम्पियर गुने 1 सेकेंड, जो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। उसके बाद यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ऐसा मात्रक ही पूछ रहा है, कुछ नहीं पूछ रहा है। यहाँ पे किलोवाट किसका ऐसा मात्रक है? तो आप लोगों को पता होगा कि किलोवाट जो होता है वो विद्युत ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा। तो आप लोग कहाँ है ऑप्शन? तो ऑप्शन 11 में बी जो देख रहे हैं आप, विद्युत ऊर्जा, जितना हम ऊर्जा खपत करते हैं उसका ऐसा मात्रक किलोवाट में आता है। आप लोग मीटर रीडिंग देख लीजिएगा तो किलोवाट में रहेगा। तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, 1 विद्युत यूनिट बराबर होता है। देखिए दोस्तों, विद्युत यूनिट बराबर क्या होता है? तो आप लोगों को अभी पता है, बताए हैं 11 नंबर क्वेश्चन में, किलोवाट क्या होता है? किलोवाट होता है। तो 1 विद्युत यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 1 किलोवाट हो जाएगा। 2 विद्युत यूनिट बराबर 2 किलोवाट हो जाएगा। तो ऐसे ही आप लोग को याद हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। तो आप लोगों को याद होगा कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण जो होता है, मतलब जो करोड़ों वर्ष पृथ्वी के अंदर दबे रहते हैं, वो जो उत्पन्न होता है वो कोयला रहता है। कौन सा रहता है? कोयला। इसीलिए ऑप्शन जो ए देख रहे हैं आप वो सही आंसर है, कोयला। उसके बाद यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि गोबर गैस एक प्रकार की है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, गोबर गैस जो है वो बायोगैस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बायोगैस। तो गोबर गैस एक प्रकार की बायोगैस है। और 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। 14 नंबर क्वेश्चन जान गए हैं तो 15 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को ऑलरेडी याद हो गया होगा। क्या है? देख सकते हैं कि बायोगैस का उत्पादन होता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि गोबर से होता है, लकड़ी से होता है, या कोयला से होता है, या इनमें से किसी चीज़ से नहीं होता है। तो आप लोगों को याद हो गया होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, गोबर गैस का प्रकार है। तो उसी प्रकार से बायोगैस का उत्पाद होता है। किससे? तो आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखिएगा। और आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन याद हो गया होगा। 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। देखिए दोस्तों, लेड नाइट्रेट को अगर हम गर्म करते हैं तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन प्राप्त होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन प्राप्त होता है। तो नाइट्रोजन, यहाँ पे ऑप्शन जो डी देख रहे हैं आप वो सही आंसर है। ठीक है।
उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सही है। और देख सकते हैं कि लगभग सभी जो है वो सही लग रहा है। ये जो फार्मूला है सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट का है, अर्थात धोने का सोडा का फार्मूला है। तो इसमें जो सही आंसर होगा ना वो ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी, Na2CO3 10H2O। इसमें देखिए सब चीज़ सही है, लेकिन बता दिया जा रहा है कि 10 के जगह पर 5 दे दिया गया है, 7 दे दिया गया है, 2 दिया गया है। तो आप लोगों को याद रखना है कि Na2CO3 10H2O, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन बताया जा रहा है कि लोहा से जिंक के लेपित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। देखिए, लोहा से जिंक को लेपित मतलब लेपते हैं, लोहा में जिंक को लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो आप लोगों को याद रहना चाहिए कि लोहा से जिंक को लेपित करने की प्रक्रिया को हम गैल्वेनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण। तो ऑप्शन जो बी देख रहे हैं आप वो सही आंसर है, ठीक है। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर नहीं है। दिया गया है जैसे वैनिला, इसके बाद प्याज, उसके बाद यहाँ पे है शकरकंद, इसके बाद लौंग का तेल। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो गंधीय सूचक जो है ना नहीं है वो पूछ रहा है। तो इसीलिए आप लोगों को याद रखना है कि शकरकंद जो है वो गंधीय सूचक नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, ठीक है। यहाँ प्याज को अगर हम सूचक करेंगे, लौंग करेंगे तो ये गंध देता है। उसी प्रकार से वैनिला जो है वो भी गंध देता है। तो ऑप्शन सी जो है शकरकंद वो मीठा होता है, इसीलिए ऑप्शन सी सही आंसर है। 20 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग कि निम्नलिखित में से द्विक्षारकीय अम्ल है। देखिए दोस्तों, द्विक्षारकीय अम्ल पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसके बाद यहाँ पे है H3PO4, उसके बाद यहाँ पे है HNO3, उसके बाद यहाँ पे है H2SO4। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। द्विक्षारकीय अम्ल जो होता है वो H2SO4 होता है, ठीक है, H2SO4। तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। और आप लोगों को मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप अगर याद होगा तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। पोटास एलम होते हैं, देख सकते हैं पोटास एलम, ये होमवर्क में आप लोगों को दिया जा रहा है। पोटास एलम होते हैं जैसे एक साधारण नमक, एक मिश्रित नमक, एक अम्लीय नमक, एक द्विक नमक। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देखिएगा और लिख दीजिए। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और अगला टॉपिक आप किस पर चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ताकि मैं आपके नाम के साथ आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकूं। तो जानकारी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।